मानवा की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है काउंटलेस लेजेंडरी क्रिएचर्स जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक चले आ रहे हैं, चाहे वो शांगलोंग और क्विलिन जैसे ड्रैगन हो, या फिर खून के प्यासे वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स, या फिर 9 सर वाले हाइड्रा जैसे एंशिएंट बीस्ट, या फिर मिथिकल मॉन्स्टर्स। पर ये सब कुछ क्या बस लोगों की इमेजिनेशन है? तभी शीन शिफ्ट होकर जिंगचैंग कंट्री के सेंटर फायर नेशन पर आता है, जो कि कंट्री का कैपिटल है। इस बड़े से शहर में लगभग 30 मिलियन लोग रहते हैं। तभी हम लोगों को इस कंट्री का नजारा थोड़ी ऊपर से दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। तभी शीन शिफ्ट होता है जिंगशान डिस्ट्रिक्ट पर, जो कि इस कंट्री की सबसे छोटी काउंटी है। तभी हमें दिखाया जाता है जिंगशांग वोकेशनल स्कूल, जहाँ 4 बच्चों के होते हैं, जो कि छुट्टी का समय होता है। वहीं एक मोटा सा लड़का दीवार के साइड से स्कूल एंट्रेंस पर नजर रख रहा होता है। उसी के साइड में हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है, जो कि थोड़े गुस्से में च्युइंगम चबा रहा है। तभी वो मोटा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, बॉस अब बताओ क्या वो लड़का आज सामने आएगा? जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ जरूर, वो लड़का आज उसे लेने आएगा, बस उसे जल्द ही स्कूल से बाहर आ जाना चाहिए। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर च्युइंगम थूकता है और बैड स्टाइल में खड़ा होकर कहता है, अगर मैंने उसे आज सबक नहीं सिखाया तो मैं अपना नाम कुईयू उल्टा लिखूंगा। तो तू तैयार है ना टियांशु? और पीछे टियांशु कहता है, हाँ बॉस, पर मैंने सुना है कि वो लड़का मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है और वो इसे 7 या 8 साल से कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हम दोनों उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर क्यूईयू कहता है, तुम किस बात से घबरा रहे हो? मत भूलो तुम्हारे बॉस के इस बैग में मैजिक वेपन है। तभी टियांशु कहता है, बॉस आपको स्कूल बैग लेकर घूमते हुए देखना बड़ा ही अजीब लग रहा है, ये आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर क्यूईयू कहता है, चुप हो जा, कम से कम मैंने जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया है। हालांकि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, फिर भी मैं अपने दम पर 2 साल तक जिंदा रहने में कामयाब रहा हूँ। टियांशु तैयार हो जाओ, वो आ चुका है। तभी शीन शिफ्ट होकर उस लड़के पर आता है, जो कहता है, माफ करना नाना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। तभी नाना कहती है, श्याओई मैं भी बस अभी अभी आई हूँ। तभी श्याओई नाना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नाना मैं तुम्हें हर पल याद करता रहता हूँ। तो नाना अभी हमें कहाँ चलना चाहिए? जो सुनकर नाना ब्लश करने लगती है और कहती है, श्याओई जहाँ आप चाहें, क्यों ना हम आपके घर चले। ऐसे ही उन दोनों का निब्बा निब्बी वाला चल रहा होता है और श्याओई गा रहा होता है गाना, नाना ओ नाना। और तभी वहां पर नाना का आशिक मतलब हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है, क्या बकवास है। और तभी टियांशु कहता है, यान श्याओई तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस की गर्लफ्रेंड को चुराने की? आज हम तुझे एक अच्छा सबक सिखाएंगे ताकि तू दोबारा से इसी गलती ना करे। और नाना हमारे मेन कैरेक्टर क्यूईयू को देखकर गंदी तरह से डर चुकी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर क्यूईयू कहता है, तुम किस लिए डर रही हो? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, मैं बस इस लौंडे को तोड़ने आया हूँ। तभी श्याओई कहता है, नाना डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों लड़ाई के मामले में कितने ही 30 मार का क्यों ना हो, मैं उन जैसे 10 के साथ अकेले लड़ सकता हूँ। और इसी के साथ उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की पोजीशन ले ली होती है। और तभी नाना कहती है, क्यूईयू अब मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, तू बहुत ज्यादा अनोइंग है, दोबारा मुझे परेशान मत करना, मैं अब श्याओई की हो चुकी हूँ। तभी क्यूईयू कहता है, हो तो अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी है। इसी के साथ क्यूईयू अपने बैग में हाथ डालता है और कहता है, मैंने सुना है कि तू मार्शल आर्ट्स जानता है। ये सुनकर श्याओई नाना की ओर देखता है, जो उसके पीछे छुप गई होती है और आगे श्याओई की फट गई होती है। पर इतनी ज्यादा फटी होने के बाद भी श्याओई कहता है, मेरे मास्टर फेमस लेग मार्शल आर्ट्स के किंग है, क्या तुम मेरी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को आजमाना चाहते हो? पर मैं तुम जैसे छोटे गैंगस्टर से लड़ाई करके अपने जूते गंदे नहीं करना चाहता। तभी क्यूईयू क्रीपी सी स्माइल के साथ अपने बैग से ईंट बाहर निकालते हुए कहता है, यान श्याओई मुझे नहीं पता तुमने इसके बारे में पहले कभी सुना होगा या नहीं, पर इसे कहते हैं मार्शल आर्ट्स ऑफ ब्रेक। और तभी क्यूईयू ईंट उछालते हुए श्याओई की ओर बढ़ने लगता है। और तभी हमें क्यूईयू के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऑर्फन है और बचपन से ही ऑर्फनेज में पला बढ़ा है, इसीलिए उसे डिसिप्लिन सिखाने वाला कोई नहीं था। हाई स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो सोसाइटी का एक आवारा मेंबर बन गया और इन्हें ही हम गुंडा बुलाते हैं। नाना और क्यूईयू 1 साल से ज्यादा समय से डेट कर रहे हैं। क्योंकि क्यूईयू की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वो अपने पहले प्यार को बहुत अहमियत देता है। पर जैसे ही नाना को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला श्याओई मिला, उसने क्यूईयू के प्यार को ठुकरा दिया और क्यूईयू यूपीएससी की तैयारी में लग गया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी श्याओई कहता है, क्यूईयू मैं कह रहा हूँ मेरा बाप सिटी पुलिस ब्यूरो में काम करता है। पर क्यूईयू तो आज नाना के स्कूल सिर्फ यान श्याओई को तोड़ने आया है।
तभी क्वीयू कहता है, यान शियाओई, क्या तुम्हें पता है ये ईंट इतनी लाल क्यों है? क्योंकि मैंने इससे बहुतों के सर फोड़े हैं। और इसी के साथ क्वीयू यान शियाओई की ओर बढ़ते हुए ईंट फेंकने वाला होता है, जिसे देखकर शियाओई कहता है, तू सच में एक छोटा मोटा गुंडा है। तुझे क्या लगता है कि तू सिर्फ एक ईंट से मेरे खिलाफ जीत सकता है? और तभी शियाओई अपने आसपास एक बैरियर टाइप बना लेता है और कहता है, मेरे चारों तरफ 1.5 मीटर की रेडियस में एक इंस्टेंट अटैक रेंज है। और शियाओई फुल मैन कैरेक्टर वाली चौड़ में आ चुका होता है और कहता है, जब तक तुम मेरे पास पहुंचोगे मैं तुम्हारी ईंट के टुकड़े कर फेंक चुका हूँगा। और तभी क्वीयू की ईंट उसे उसकी औकात दिखा देती है और क्वीयू उसकी ईंट से ईंट बजाना शुरू कर देता है। पीछे टियानचू ईंट लेकर आते हुए कह रहा होता है, बॉस ने एक बार कहा था तू ईंट सा लड़का है और ईंट से लोगों का सर फोड़ने का, और किसी भी लड़ाई को अपने तक नहीं रखना चाहिए, उसे अपने दोस्त के साथ जाकर लड़ना चाहिए। और अगर तुम हार जाओ तो दोबारा कोशिश करो, और अगर तुम मरो तो उन्हें भी मार दो। शियाओई, अब तू गॉड शू की शक्तियों का मजा चख, डबल बाइसिकल स्ट्राइक। इसी के साथ दोनों मिलके उसे तोड़ रहे होते हैं और शियाओई चिल्ला रहा होता है, बड़े भैया हम गलत थे। दर्द होता है भाई। और वो दोनों उसको मार मार कर अधमरा कर चुके होते हैं। और तभी नाना चिल्लाती है, मर्डर, इट्स अ मर्डर। जो सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं और क्वीयू ने तो मार मार कर ईंट ही तोड़ दी होती है। और तभी हमें शियाओई दिखाया जाता है, उसके सर पर अंडे आ चुके होते हैं, उसकी तस्वीर दिख रही होती है और वो कांप रहा होता है, जिसे देखकर टियानचू कहता है, बॉस अब हम क्या करें, ये तो अधमरा हो चुका है। तभी क्वीयू कहता है, हम क्या कर सकते हैं, यूं भी हमने इसे कुत्ते की तरह पीटा है, मैं इस पूरे मामले को अपने सर ले लूंगा। तभी हमें दोबारा से शियाओई दिखाया जाता है, उसके सर पर उसी का पैजामा बांधकर टेम्परेरी ट्रीटमेंट किया होता है और क्वीयू उसे देखते हुए कह रहा होता है, ये स्कूल गेट है, मुझे डर है कि स्कूल सिक्योरिटी वाले आते ही होंगे। तभी क्वीयू की नजर शियाओई की बांसुरी पर जाती है तो वो लात मारकर बांसुरी और बांस के खेत पर आग लगा देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इसी के साथ शियाओई, जो कि ऑलरेडी नॉकआउट था, शायद दुनिया से आउट हो जाता है। और तभी क्वीयू नाना की ओर देखता है, नाना स्टार्टिंग से डर ही रही है, अब तो जान हलक में आ गई होगी। तभी क्वीयू कहता है, टियानचू चल भागते यहाँ से। तभी टियानचू कहता है, बॉस अभी हम बहुत दूर आ गए हैं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शियाओई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बकवास है, वो एक ईंट लगते ही गिर गया और दोबारा से लड़ने के लिए उठ भी नहीं पाया। तभी क्वीयू कहता है, टियानचू इसे याद रखना, इसे ब्रिक ब्रेकर मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। क्या मजाक था वो किंग ऑफ किक्स का चेला शियाओई, पर बॉस यान शियाओई की यान फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली है, आप अभी कहीं बाहर चले जाइए, जब तक आप वापस आएंगे तब तक सब सही हो जाएगा। तभी क्वीयू कहता है, ठीक है। तभी टियानचू कहता है, लेकिन बॉस आप जा कहाँ रहे हो? जिसके जवाब में क्वीयू कहता है, इस बार ये थोड़ा बड़ा मैटर है तो मुझे थोड़ी ज्यादा दूर जाना होगा, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे बॉस ने इस तरह की बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की है, पर जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना। सच कहूँ तो मुझे तुझसे जलन होती है क्योंकि तू कॉलेज जा सकता है। तभी टियानचू क्वीयू से कहता है, बॉस ये फोन रख लो, मैं कुछ दिनों पहले ही अपनी माँ के साथ जाकर लेकर आया हूँ, इसे ले लो ताकि मैं आपसे आसानी से कांटेक्ट कर सकूं। और हाँ, ये कार्ड रख लो, इसमें 20,000 युआन है और पासवर्ड मेरा बर्थडे है। जो देखकर क्वीयू थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ये तू क्या कर रहा है, इसे अपने पास ही रख। और तुझे क्या लगता है तेरा बॉस भूखा मर जाएगा, इसे वापस रख ले। तभी टियानचू रोते हुए कहता है, नहीं बॉस आपको ये रखना ही होगा, मैंने मेरे पापा को कहते हुए सुना कि नई रेलवे खुल गई है, आपको वहाँ जाकर छुप जाना चाहिए। मैं वापस जाऊंगा और अपने पापा को मनाऊंगा, जैसे ही चीजें तैयार हो जाएगी मैं आपको कॉल करूंगा। इसी के साथ टियानचू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, पहले मैं घर जाऊंगा। और तभी वो गिर जाता है और दोबारा उठकर कहता है, बॉस मैं ठीक हूँ, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। और तभी क्वीयू कहता है, ठीक है ब्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है क्वीयू ने शियाओई को बहुत आसानी से हरा दिया था, जिस वजह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। और उसी रात क्वीयू ने अपने सारे पैसे निकाले और श्रीजान की ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में चढ़ते ही क्वीयू को कल की लड़ाई से जो भी टेंशन था वो धीरे धीरे करके गायब हो गया। तभी हमें क्वीयू दिखाया जाता है, जो कि अपने केबिन में लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है, ये सही नहीं है, मेरे रूम का 1 महीने का किराया 500 युआन था, पर इस ट्रेन का टिकट 800 युआन का है। नहीं 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 नहीं, मैं इस टिकट को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता, मैं पूरे पैसे वसूल करूंगा, चलो थोड़ी सुंदर लड़कियां ताड़ता हूँ। ये कहकर क्वीयू दूसरों के केबिन में झांकने लगता है, जहाँ उसे सबसे पहले एक बुढ़िया नजर आती है, जो कह रही होती है, आखिरी बार मैं जाम्बई 30 साल पहले गई थी। और उसके अलावा 2 अजीब गरीब औरतें जो उस बुढ़िया की तरह सेम बकवास कर रही है, तो बताना जरूरी नहीं है इनके बारे में। और इन सभी को देखकर क्वीयू की आंखों में दर्द हो गया होता है और तभी वो कहता है, ये बेकार सा टिकट, क्या मैंने इसके लिए 800 युआन दिए हैं? यहाँ तक कि यहाँ कोई एक सुंदर लड़की भी नहीं है। तभी एक घर घराहट की आवाज आती है और क्वीयू सामने की ओर देखता है, जहाँ पर एक माल मेरा मतलब एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर क्वीयू सोच रहा होता है, ये लड़की तो बिल्कुल माल है, ये तो यही रुक गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे केबिन में ही आ रही हो? उसे देखकर क्वीयू की राल टपक रही होती है और वो कहता है, हेलो प्यारी लड़की, क्या तुम भी इसी केबिन में हो?
तभी वो लड़की ऊपर क्वीयू की तरफ देखती है जो कि उसे भूखे भेड़िए की तरह घूरे जा रहा होता है, यहाँ तक कि अपने पलकें भी नहीं झपका रहा होता है। और वो लड़की कहती है, हाँ अंकल, मेरा केबिन भी यही है और आपकी आंखें गुलाबी हो चुकी है, क्या आपकी आंखों में कोई तकलीफ है? मेरे पास आई ड्रॉप्स है। उसकी बातें क्वीयू को बिल्कुल कांटों की तरह चुभी होती है। तभी वो अपनी आंखें साफ करता है और खड़े होकर कहता है, प्यारी लड़की, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और तुम जरा करीब आकर देखो, क्या मैं तुम्हें कोई अधेड़ उम्र का अंकल दिखता हूँ? जिसके जवाब में वो लड़की कहती है, माफ करना, मैं यहाँ नीचे से ठीक से देख नहीं पाई, पर अगर आप ऐसे ही आंखें फाड़ कर देखते रहेंगे तो आपकी आंखें जल्दी दोबारा से सूख जाएगी। और हाँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पर हमारे दरिंदे क्वीयू को ये सब कहाँ सुनाई दे रहा होता है, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। यार ये कितनी सुंदर और मासूम है, मेरा तो दिल आ गया है इस पे। और वो अभी भी उस लड़की को किसी भूखे भेड़िए की तरह घूर के देख रहा होता है। तभी वो लड़की क्वीयू से कहती है, क्या आपको ऊंचाई की बीमारी है? तभी क्वीयू अपने 250-250 ग्राम के डोले दिखाते हुए कहता है, क्या ऊंचाई की बीमारी? मुझे ऊंचाई की बीमारी कैसे हो सकती है? मैं तो बहुत ही हट्टा कट्टा हूँ, ये देखो मेरे 250 किलो के डोले। तभी वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तो फिर तुम पानी क्यों टपका रहे हो? जिसके जवाब में क्वीयू कहता है, क्या मेरा पानी टपक रहा है? ओह अच्छा, मेरा सलाइवा निकल रहा है, रुको अभी मैं पहुंच लेता हूँ। और वो लड़की कहती है, वैसे अंकल नहीं ब्रदर, क्या आप मेरा सामान ऊपर रखने में मदद कर सकते हैं? और क्वीयू कहता है, कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। सामान ऊपर रखवाने के बाद भी क्वीयू ऊपर देख रहा होता है और कहता है, क्या बात है, इसने तो अंदर भी सफेद कपड़े पहने हैं। ये लड़की तो भोली लड़कियों में भी सबसे भोली लड़की है। तभी वो लड़की ऊपर से क्वीयू से कहती है, मेरा नाम शुयू है और आपका? और मैं इसे सिर्फ शुई बुलाने वाला हूँ, नहीं तो यू में कंफ्यूजन होगा। तभी क्वीयू ऊपर चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहता है, मेरा नाम क्वीयू है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों के नाम में यू आता है, हम कितने किस्मत वाले हैं। तभी शुई क्वीयू से पूछती है, आप शीजान क्यों जा रहे हैं? मुझे गेस करने दीजिए आप क्या काम करते हैं। मेरा मानना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस आजकल फैशन में है, तो आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। जो सुनकर क्वीयू कहता है, आर्टिस्ट? तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और वो मन ही मन कह रहा होता है, जब बात डींगे हाँकने की आती है तब मैं कभी किसी से नहीं हार सकता। और तभी शुई कहती है, क्या सच में? मैंने पहली बार सही गेस किया है। एक आर्टिस्ट के साथ ट्रेन में सफर करना, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आपकी आर्ट फील्ड क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और क्वीयू सोच रहा होता है, ये एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही है, कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। तभी क्वीयू कहता है, मेरी फील्ड इतनी खास नहीं है। और शुई कहती है, फिर भी बताओ बताओ। और क्वीयू फुल कॉन्फिडेंस से कह देता है, मैं एक एनाटॉमी आर्टिस्ट हूँ। तभी वहां पर सन्नाटा छा जाता है और शुई समझ चुकी होती है कि क्वीयू एक ठरकी है। और मैं बता दूं, एनाटॉमी आर्टिस्ट मतलब शारीरिक कलाकार होता है। तभी हमें बताया जाता है, क्वीयू जो कि एक गैंगस्टर की तरह पला बड़ा है, उसने इस बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और क्वीयू शुई से कह रहा होता है, शीजान पहुंचने तक क्यों ना हम खूब सारी बातचीत कर लें, मैं एनाटॉमी आर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। इसके बाद क्वीयू ने शुई को अपने बनाए हुए एनाटॉमी आर्ट्स के बारे में बताया और शुई ने शर्म से अपने आप को रजाई से ढक लिया और सो गई। तभी ट्रेन चल पड़ती है, ऑलमोस्ट सभी लोग सो जाते हैं, पर क्वीयू आने वाले ट्रेन अटेंडेंस पर अपनी गंदी नजर डालता है। पर सभी न्यू रेलवे लाइंस के अटेंडेंट्स रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो कि सभी हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं। और वो लोग क्वीयू को देखकर कहते हैं, लड़के अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम कर क्या रहे हो? जिसके जवाब में क्वीयू घबराते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। मुस्टंडे अटेंडेंट्स और कंडक्टर को देखकर क्वीयू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वो बाद में सो गया। तभी हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ क्वीयू अपने सोल स्टेट में होता है और कहता है, क्या हो रहा है ये, और मैं उड़ कैसे रहा हूँ? तभी उसे सामने कुछ देसी अजूबे नजर आते हैं और वो कहता है, ये कौन सी जगह है? जहाँ उसके सामने ताजमहल होता है और उसे एक आवाज आती है। और क्वीयू कहता है, क्या अभी किसी ने मेरा नाम लिया? और ये महल मुझसे दूर कैसे जाता जा रहा है? तभी उसे वो आवाज फिर से आती है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है। तभी क्वीयू कहता है, ये आवाज कितनी स्मूथ है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे सपनों में ट्रेन के मुस्टंडों की आवाज क्यों आ रही है? मैं तो एकदम प्योर मेल हूँ, तो मेरे सपनों में ये मुस्टंडे मुझे क्यों बुला रहे हैं? तभी क्वीयू की नींद खुल जाती है, ये कहते हुए, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। और क्वीयू बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी वहां पर शुई आती है और कहती है, क्वीयू आखिर तुम जाग गए, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? और क्वीयू कहता है, शुई ये कौन सी जगह है? जिसके जवाब में शुई कहती है, हॉस्पिटल। मैंने कभी कोई ऐसा नहीं देखा जो तुमसे ज्यादा सो सकता हो क्वीयू। तभी क्वीयू कहता है, क्या मैं बहुत देर से सो रहा था? और शुई कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो तुम हॉस्पिटल में थोड़ी ना होते, तुम पिछले 30 घंटे से लगातार सो रहे थे, कुछ घंटों में हम शीजान पहुंच जाएंगे, और अगर तुम अभी नहीं उठते तो शीजान से पहले वाले स्टेशन पर तुम्हें अटेंडेंस हॉस्पिटल छोड़ देते। वो तो अच्छा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी पल्स बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। तभी क्वीयू कहता है, 30 घंटे से, और सोचने लगता है, मैंने एक छोटा सा सपना देखा और 30 घंटे बीत गए और अभी भी वो सपना मुझे क्लियरली याद है। और वो फिर से कहता है, 30 घंटे।
जो सुनकर शुई कहती है क्या हुआ। तभी क्वियू कहता है तो प्यारी शुई तुम पिछले 30 घंटे से मेरी देखभाल कर रही थी। जो सुनकर शुई थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर ये भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पर क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रहा है? ट्रेन 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर चल रही है। तभी क्वियू सूंघते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, मुझे बचपन से ही हॉस्पिटल आना पसंद नहीं है, चलो अपने केबिन में वापस चलते हैं। तभी क्वियू को चक्कर आने लगते हैं और वो शुई के संतरे पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे नोज ब्लीड होने लगती है और वो सोच रहा होता है इस टिकट के लिए 800 युआन पूरे वर्थ इट है। और तभी शुई उसे अपने पाम से हिट करती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है और शुई क्वियू के साथ बेड पर गिर जाती है। और जब शुई उठते हुए क्वियू को देखती है तो वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है। और शुई कहती है अरे नहीं, मैंने इसे कंडेंस्ड यांग हैंड से हिट किया, क्या मैंने इसे मार दिया? तभी हमें बताया जाता है कंडेंस्ड यांग हैंड शुई की फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जो कि फैमिली में पास डाउन की जाती है। इसे आमतौर पर लोगों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट ऑफकोर्स ये इतना पावरफुल है कि इससे सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक किया जा सके। तभी क्वियू खांसने लगता है और हमें और बताया जाता है हालांकि शुई ने अपनी 30% ही पावर यूज की थी, पर फिर भी ये किसी नॉर्मल इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए थोड़ी ज्यादा है। तभी शुई कहती है मुझे इसका जल्दी ही इलाज करना होगा, नहीं तो कुछ देर में क्वियू सच में मर जाएगा। और तभी वो उसका शर्ट निकाल देती है और अब हमें क्वियू दिखाया जाता है जिसका लेफ्ट शोल्डर पूरा सूज चुका होता है। तभी शुई दरवाजा बंद करती है और सोचने लगती है इसकी तो एक हड्डी बढ़ चुकी है, कंडेंस्ड यांग हैंड की यांग क्यूआई इसकी बॉडी पर गलत रिएक्ट कर रही है, पर मेरे पास अब इस पर ध्यान देने का समय नहीं है, मुझे अब इसका इलाज करना होगा। तभी शुई थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि क्वियू की बॉडी पर एक टैटू अपेयर हो चुका होता है, जिसे देखकर शुई कहती है क्या ये एक टैटू है, पर ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? टैटू की वजह से शुई बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो चुकी होती है और वो क्वियू को पलटा देती है और सोच रही होती है इसका तो ऑलमोस्ट पूरा बैक टैटू से कवर है, क्या ये एक इनविजिबल टैटू पैटर्न है? डैड ने एक बार बताया था पिजन ब्लड के साथ कुछ हर्ब्स मिलाकर उससे टैटू बनाया जाए तो वो नॉर्मली नजर नहीं आता, ये बस तभी नजर आता है जब ब्लड से क्यूआई मिलती है। मैं सोच भी नहीं सकती इसे इतना डिटेल टैटू बनवाने में कितना दर्द हुआ होगा, क्या ये सच में कोई अनाटॉमी आर्टिस्ट है? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्वियू शुई को अपने बनाए हुए अनाटॉमी आर्ट्स के बारे में बता रहा था, क्या मैं कपड़े उतार दूं तुम्हें बताने के लिए एनाटॉमी आर्ट क्या होता है? और क्वियू की बात सुनकर शुई सोच रही होती है ये कितना ठरकी है और कहती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है कपड़े उतारने की। और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ शुई सोच रही होती है ऐसा लगता है कि मैंने एक बुक को उसके कवर से ही जज कर लिया है। तभी वो क्वियू को दोबारा से पलटाकर सीधा कर देती है और क्वियू के टैटू को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका सिंग लाल हो चुका होता है और वो सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, इस मॉन्स्टर का सिंग लाल क्यों हो गया? और इसी के साथ इसके कंधे की सूजन भी गायब हो गई है, यहाँ तक कि सांसें भी नॉर्मली ले रहा है। क्या हो रहा है ये, क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक ये मरा नहीं तब तक सब कुछ ठीक है। तभी टैटू गायब हो जाता है और शुई बहुत ही ब्लश करते हुए सोच रही होती है इसने मुझे छुआ था, मैं जानती हूँ कि इसने वो जानबूझकर नहीं किया था, पर फिर भी ये बहुत एम्बैरेसिंग है। तभी क्वियू बेहोशी की हालत में कहता है बहुत बड़े, और शुई समझ जाती है क्वियू जागने वाला है, इसीलिए उसको उसका शर्ट वापस पहना देती है और थोड़ी दूर चले जाती है। जैसे ही क्वियू जागता है वो वापस आने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी क्वियू पूछता है मुझे क्या हुआ है और मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गया था, जिसके जवाब में शुई कहती है मैं नहीं जानती, शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी बॉडी अभी तक ठीक नहीं हुई हो और ऊंचाई की बीमारी से आप इफेक्टेड हो। और क्वियू कहता है क्या सच में ऐसी बात है? लास्ट मुझे ये याद है कि तुमने मुझे धक्का दिया था और उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं, और ये अजीब है मैं इतना बीमार कब हो गया और मेरे कपड़े इतने अजीब क्यों फील हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। तभी शुई वहां से वापस जाते हुए कहती है अब तुम ठीक हो तो मैं अपने कैबिन में वापस जा रही हूँ। तभी क्वियू कहता है शुई एक सेकंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, वैसे भी मैं ठीक हो चुका हूँ। तभी हमें बताया जाता है जब वो दोनों अपने कैबिन में वापस पहुंचते हैं तो क्वियू खिड़की के बाहर देखकर हैरान हो जाता है जहाँ बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ और एक ऐसा आसमान जिसमें पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। इस व्यू ने मानो क्वियू के दिल को छू लिया हो। और रास्ते में शुई ने क्वियू को पहाड़ों पर मौजूद चीजों के बारे में बताया, जैसे लोगों के लगाए हुए प्रेयर फ्लैग्स, बर्फीले पहाड़ों के यक्ष और मेजेस्टिक बुद्धा पैलेस। और क्वियू कुछ ऐसा पैलेस इमेजिन कर रहा होता है और तभी क्वियू आसमान को देखकर कहता है ये तो किसी वर्जिन की तरह प्योर है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर सीजन स्टेशन पर आ जाता है जहाँ ठीक 9:30 बजे ट्रेन पहुंच चुकी होती है और शुई वहां से जाते हुए कह रही होती है जिंगचांग कंट्री बहुत बड़ा है, अगर किस्मत रही तो हम दोबारा मिलेंगे। बाद में क्वियू अपने बेस्ट फ्रेंड टियांशु को कॉल करता है और कहता है ब्रो मैं सीजन पहुंच चुका हूँ। तभी टियांशु कहता है बॉस मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्वियू बुद्धा पैलेस चले जाता है और पैलेस को देखकर कहता है तो ये है बुद्धा पैलेस, कितना खूबसूरत है। तभी वहाँ पर एक मोंक आते हुए कहता है ये जगह खूबसूरत है और ये लेजेंड इसी पल से शुरू होता है।
तो ज़ोडिएक पैट्रन सेंट के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वियू मोंक को देख रहा होता है और मोंक कहता है पोटाला पैलेस मारापोरी माउंटेन पर बनाया गया था और ये पीढ़ियों से दलाई लामास के लिए विंटर पैलेस हुआ करता था। साथ ही साथ ये पुराने तिब्बत का धार्मिक और राजनीतिक केंद्र दोनों था, जिसमें टोटल 8 पगोडास हैं, 5वें और 7वें से लेकर 13वें दलाई लामास के लिए। इसके अलावा पोटाला पैलेस में बहुत सारे हिस्टोरिकल रिलिक्स और रेयर ट्रेजर्स हैं और ये 2500 स्क्वायर में बना हुआ है। मोंक की बात सुनकर क्वियू कहता है, क्या तुम यहाँ कुछ बेचने आए हो? पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पूरा कंगाल आदमी हूँ और मैं तो बस यहाँ विजिट करने आया था। मोंक कहता है, पर विजिट करने का वक्त तो कब का खत्म हो चुका है, तो तुम अब यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर क्वियू वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं यहाँ विजिट नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से जा तो सकता हूँ। और मोंक उसे जाते हुए देखकर कहता है, सच में तुम पोटाला पैलेस विजिट करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट प्योर नहीं है और इससे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे दिल में बुद्धा नहीं है। ये सुनकर क्वियू का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है, अरे तुम मोंक, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्या तुम मेरा हार्ट देख सकते हो कि मेरे हार्ट में बुद्धा है या नहीं? और मोंक कहता है, हाँ, असल में मैं तुम्हारा हार्ट देख सकता हूँ। क्या तुम्हें वो आवाज याद है जो तुम्हें बुला रही थी? सपने में देखी हुई चीजें याद है? असल में ये सब जो कुछ भी हुआ ताकि तुम यहाँ आओ और मुझसे मिलो। बुद्धा का कोई शेप या फॉर्म नहीं है, तो प्लीज चलो मेरे साथ। पर क्वियू सोच रहा होता है, इसे मेरे सपने के बारे में कैसे पता है? तभी मोंक की कार आ जाती है। फिर मोंक कहता है, प्लीज बैठिए। और क्वियू मोंक की कार देखकर हैरान हो चुका होता है और कहता है, क्या ये तो लिंकन नेविगेटर है। अब हमें बताया जाता है हर आदमी को गाड़ियां पसंद होती है। कहते हैं एक आदमी की गाड़ी उसकी दूसरी बीवी की तरह होती है और क्वियू को गाड़ियां खास पसंद है। जैसे सभी को कोई ना कोई शौक होता है, वैसे ही क्वियू का शौक कार्स है, खास करके दुनिया भर की मशहूर लग्जरी कार्स। क्वियू को मानो मजा सा आ जाता है जब वो लिंकन नेविगेटर की चौड़ी और आरामदायक सीट पर बैठता है। और क्वियू कहता है, ये कार लग्जरी एसयूवी क्लासिक्स में से एक है। ये बिल्कुल कहानियों के हीरो की तरह है, जो कि अपना एक अलग जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है। मुझे नहीं पता था मोंक बनना इतना अच्छा करियर हो सकता है। मैंने सुना है कि लामास औरतों से शादी कर सकते हैं। लगता है मैंने यहाँ आकर सही फैसला किया है। तुम लोग एक बार खुशी तो देखो लोंडे की कार्स के लिए मोंक बनने को भी तैयार है। हो सॉरी लामा, मोंक बनेगा तो शादी नहीं कर पाएगा ना। और कुछ देर बाद कार सिटी से बाहर निकल आती है और क्वियू कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यूं मत बोलना कि तुम्हारे कुछ नवाबी शौक हैं, इसीलिए तुम पहले मुझे कहीं सुनसान जगह ले जा रहे हो, फिर तुम मेरा बलात्कार कर मुझे मार दोगे। क्वियू की ये बात सुनकर मोंक कहता है, मुझे नहीं पता था तुम मेरी आंखों को देखने के बाद भी ऐसे गंदे विचार रखते होगे। लगता है तुम सच में एक बहुत स्पेशल पर्सन हो। और क्वियू सोच रहा होता है, स्पेशल पर्सन? फिर मोंक कहता है, तुम्हारे शब्दों से लगता है तुम कोई गुंडे मवाली हो। मितबा, मैं कितना रूड हो गया, पर ये सच है, आपको देखकर ऐसा ही लगता है। और मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, असल में दी बुद्धा टेम्पल। और क्वियू मोंक की बात सुनकर पूरे प्राउड से कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं एक गैंगस्टर हूँ। और मोंक उसे देखकर सोच रहा होता है, क्या मैंने अभी अभी इसकी तारीफ की? छोड़ो यार, कार चलाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब हमें बताया जाता है क्वियू ने सोचा होता है, मोंक के इरादे मुझे बुरे नहीं लगते, और वैसे भी कौन सा चोर किसी को लूटने के लिए लिंकन नेविगेटर लेकर घूमता है। और बहुत ज्यादा बकरी का दूध पीने की वजह से क्वियू बर्फीले पहाड़ों में लग्जरी कार की गर्म हवा से सो गया। उसके कुछ देर बाद वो लोग एक बहुत बड़े टेम्पल के नीचे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स मोंक को मास्टर मास्टर बोलकर सल्यूट कर रहे होते हैं। क्वियू सोच रहा होता है, यहाँ कितने सारे गार्ड्स और पुलिस वाले हैं, टेम्पल में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मोंक क्वियू से कहता है, ये एक लास्ट नेशनल टूरिस्ट रिजर्व है और यहाँ आर्म पुलिस की प्रेजेंस कोई नई बात नहीं है। इस टेम्पल का नाम यान हुआन टेम्पल है, पर इसे टेम्पल ऑफ होली बुद्धा भी कहा जाता है। और ये टेम्पल पहाड़ों पर बना हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं। और ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। क्वियू की तो चढ़ चढ़कर हालत खराब हो गई होती है। बेचारे को बुड्ढों की तरह डंडे का सहारा लेकर चढ़ना पड़ रहा होता है। तभी क्वियू मोंक से पूछता है, और कितना चढ़ना है? मोंक कहता है, बस पहुंच ही गए। और कुछ देर चलने के बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। मोंक कहता है, तो ठीक है। क्वियू पूरा थक चुका होता है और मोंक की बात सुनकर कहता है, आखिरकार मैं माउंटेन चढ़ ही गया। और क्वियू मोंक से बोलता है, सच बताऊं, अगर तुम्हारी लग्जरी कार और बकरी का दूध नहीं होता ना,
ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी यहाँ आया ही नहीं होता। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम मुझे यहाँ लाए किस लिए हो? इसके जवाब में मोंक कहता है, ओके बताता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ इलाइटमेंट पाने में मदद करने के लिए। क्वियू को तो ये बात सुनकर पूरा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या बकवास है। फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और मोंक से कहता है मुझे एडवाइस दो या फिर मोंक तुम मुझे डांटने वाले हो। ये सुनकर मोंक कहता है चुप हो जाओ, बुद्धा के सामने ये नॉनसेंस बातें मत करो, ये तुम्हारी डेस्टिनी है जो तुम मुझसे मिले हो, तुम ये कंसीडर कर सकते हो कि मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। और क्वियू उसकी बात सुनकर चिढ़ने लगा होता है और मोंक यही नहीं रुकता। मोंक कहता है सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि ईस्ट के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे जैसा कोई गैंगस्टर होगा। मोंक की ये बात सुनकर क्वियू का गुस्सा आसमान छू चुका होता है और क्वियू अपने मन में कह रहा होता है एक और आदमी जो मुझे नीचे दिखा रहा है। और क्वियू अपना डंडा कसकर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम जानते हो मुझे नीचे दिखाने का अंजाम क्या होता है? क्या क्वियू मोंक को भी अब शाओयी की तरह तोड़ देगा और फिर से किसी और जगह भागेगा? जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है क्वियू उन लोगों को कभी नहीं बख्शता जो उसे नीचा दिखाते हैं। हालांकि वो जानता है मोंक को पीटना यूजलेस है और वो जानता है कि अपने प्राइड को बचाए रखने का तरीका क्या है। भले ही क्वियू एक गैंगस्टर है पर वो एक प्राइडफुल पर्सन भी है। अगर ये एक मोंक नहीं होता तो क्वियू उसे शाओयी की तरह तोड़ चुका होता। इसीलिए क्वियू वहां से जाने लगा होता है थका हुआ गुस्से में अपने डंडे के साथ और कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर तक छोड़ने चलने की कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय। तभी मोंक कहता है हमारे ईस्ट में फायर नेशन पर्ल ऑफ द ईस्ट है। ईस्ट की मिस्ट्री कुछ ऐसी है जिसे आम लोग समझ नहीं सकते। इस दुनिया में हमेशा से ऐसे लोगों का एक ग्रुप रहा है जो साइलेंटली ईस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को ईस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगा देते हैं। किस्मत के कंट्रोल में ये गार्डियंस हर 1000 साल में एक बार नजर आते हैं। ये उन गार्डियंस के वजूद की वजह से ही है कि ईस्ट में पीस है और स्मूथली डेवलप कर रहा है। ये सब सुनकर क्वियू मोंक से कहता है तो क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुनाने वाले हो? मोंक कहता है मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये वो स्टोरी है जो तुम्हारे साथ होने वाली है। दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो समझ से परे हैं, पर जो चीजें समझ से परे हो वो सभी इल्यूजन नहीं होती, उनमें से कई चीजें वास्तविक हैं। तो फिर बताओ ये कौन लोग हैं जो ईस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं? ये सुनकर क्वियू कहता है क्या ये गॉड्स हो सकते हैं? क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स होते हैं? मोंक कहता है अगर कोई गॉड नहीं है फिर भी एक ग्रेट ब्लड लाइन है जो चली आ रही है और तुम सबसे एडवांस बीइंग हो जिसने वो ग्रेट ब्लड लाइन विरासत में पाई है। ये बात सुनकर क्वियू मोंक से हंसते हुए कहता है मोंक तुम बहुत मजाकिया हो, तुम यहाँ मुझे 200 किलोमीटर दूर सिर्फ एक कहानी सुनाने के लिए लाए हो, पर तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है लेकिन इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, गुड बाय मोंक। और क्वियू वहां से जाते हुए सोच रहा होता है जब से मैंने ट्रेन में वो सपना देखा है तभी से कुछ अजीब लग रहा है, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से जल्द ही निकल जाऊं। तभी मोंक कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सच है, तो प्लीज अब अपना शर्ट उतार दो। सुनकर क्वियू कहता है क्या अपने कपड़े उतार दूं? बुद्धा के सामने अपने कपड़े उतार दूं? मोंक हालांकि मैं बुद्ध धर्म पर विश्वास नहीं रखता फिर भी मैं बुद्धा को नाराज नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो गुड बाय अगेन। तभी क्वियू के आसपास बहुत सारी क्यूआई आ जाती है और वो हवा में होता है। फिर मोंक कहता है ऐसा लगता है कि आप पहले से इस पर विश्वास करते हैं, है ना? तो अपना शर्ट उतार दो। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, तो बुद्धा तुम्हें माफ कर देंगे। तभी क्वियू कहता है लेकिन मैं हवा में कैसे तैर रहा हूँ? ये तुमने क्या किया है मोंक? तुम क्या करने जा रहे हो? और मोंक क्वियू को उड़ाकर अपने इतने पास ले आता है और अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है इसे हटाओ, और क्वियू का शर्ट निकलकर पीछे उड़ जाता है। ये देखकर क्वियू मोंक से कहता है मेरे कपड़े क्यों उड़ गए? मेरे करीब मत आओ मोंक, तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? तभी मोंक अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाते हुए कहता है पिछली जनरेशन के किलिन सबसे जिद्दी लोग थे, उनका ईस्ट को प्रोटेक्ट करने का मिशन उनके लिए अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत रखता था, लेकिन तुम्हारी जिद सिर्फ अपने डर की वजह से है। और मोंक अपना हाथ क्वियू की छाती पर रख लेता है और कहता है मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे जनरेशन में जन्म लिया तो मैं खुशकिस्मत हूँ या नहीं। क्वियू तो अपने मन में पूरा घबराते हुए कह रहा होता है ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मैं कांप क्यों रहा हूँ और मैं अपने बॉडी में एक करंट की तरह पावर महसूस कर रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। पर क्वियू पीछे हटते हुए मोंक से चिल्लाते हुए
कहता है, तू साले मोंक, तूने कोई सस्ता सा ड्रग दे दिया है ना मुझे। यूट्यूब की गाइडलाइंस नहीं होती ना तो तुझे यूं गाली दे देता मैं, और दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कर लेना, जान ले लूंगा मैं तेरी। ये सुनकर मोंक कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे नीचे गिरा के दिखाओ। और क्वियू कहता है, हाँ आजा लड़ ले, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, मैं भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। फिर मोंक कहता है, पहले अपने आप पर एक नजर डालो। ये सुनकर क्वियू सोच रहा होता है, क्या मतलब अपने आप पर एक बार नजर डालूं? और क्वियू अपनी बॉडी पर देखता है, जहाँ उसके ऊपर टैटू अपेयर हो चुका होता है, जिसे देखकर क्वियू हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या है? और मोंक क्वियू का टैटू देखकर कहता है, तुम तो सच में मोकिलिन हो। जब मैंने तुमको देखा था तो मैंने सबसे खराब तैयारी पहले ही कर ली थी, पर किस्मत ने मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया है, क्योंकि तुम असल में किलिन क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोकिलिन हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोकिलिन का जन्म इस जनरेशन में होगा। क्वियू अभी भी उस टैटू को देखकर शॉक में होता है, तो मोंक उससे कहता है, अब शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ये सुनकर क्वियू थोड़ा शौक से बाहर आते हुए कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था मेरी सबसे बड़ी विश थी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने की। अब लगता है ये विश पूरी हो सकती है, पर ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन मैं इससे बचकर भाग नहीं सकता। मेरी किस्मत एक ऐसी खूबसूरत लड़की से मिलने जैसी है, जिसे देखने के बाद तुम किसी और रास्ते जा ही नहीं सकते। तो तुम्हें अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। पर इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्या तुम अपने बारे में बता सकते हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम कोई आम इंसान नहीं होगे। और मोंक कहता है, तुम्हारी बातें हमेशा औरतों से जुड़ी होती है। ये सुनकर क्वियू हंसते हुए कहता है कि दुनिया में मेल और फीमेल के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नेचुरल होता है, पर पहले तुम मुझे ये बताओ तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हारी ये कहानी दोबारा से सुनूंगा। मोंक, तुम एक नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते, आखिर कौन हो तुम? एपिसोड की स्टार्टिंग में मोंक क्वियू से कह रहा होता है, हालांकि सीजन में हमारा स्टेटस पोटाला पैलेस जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जगह भी एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है। सिर्फ सबसे डिवाउट लामास ही यहाँ आकर मेडिटेट कर सकते हैं। आज से कुछ 10-11 साल पहले जब यहाँ के सबसे मशहूर मास्टर गुजर गए, उस समय मैं बस एक छोटा बच्चा था। उन्होंने मरने से पहले मुझे अपना इनहेरिटर चुना और अपने सारे कीमती स्क्रिप्चर्स मुझे सौंप दिए। एक तरह से तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं यहाँ का अबॉट हूँ। फिर क्वियू कहता है, क्या तुम इतने बड़े टेम्पल को संभालते हो? और सोच रहा होता है, ये मोंक मेरी ही उम्र का दिखता है, लेकिन ये किसी समुद्र की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर समेट सकता है। और क्वियू कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मोंक कहता है, आगे से तुम मुझे जागरू बुला सकते हो। और हम लोग भी मोंक को आगे से जागरू ही बुलाएंगे। तो जागरू कहता है, अभी मैं किलिन के बारे में बात कर रहा था और मुझे लगता है तुम भी इस तरह के साइंस या सिंबल्स को समझ सकते हो। ये कुछ खास है जो तुम्हारे खून में है। किलिन एक गुड फॉर्च्यून का सिंबल है जो सभी जानवरों का राजा और सुख और शांति का प्रतीक है। किलिन के कई प्रकार होते हैं। आम किलिन के गोल्डन फर और सिल्वर बॉडी होती है, लेकिन तुम अलग हो। असल में तुम सबसे स्पेशल और पावरफुल किलिन हो। साथ ही साथ तुम हिस्ट्री में पहले इंसान हो जिसने मो किलिन की ब्लड लाइन इनहेरिट की है। फिर क्वियू कहता है, मो किलिन, तुमने कहा मैं मो किलिन हूँ, ऐसा लगता है मैं उड़ भी सकता हूँ। अगर मैं सच में एक किलिन बन जाऊं तो क्या वो बहुत अच्छा नहीं होगा? ये चीज जो मेरी छाती पर बनी हुई है ये बहुत ही काली और भयानक है, पर शकल से ठीक ठाक ही है। असल में मैं पहले से ही सोच रहा था कि अपने शरीर पर कुछ बनवा लूं। पहले जब फिल्मों में देखता था वो बाई तरफ हाथी, दाई तरफ गेंडा, बीच में शेर, क्या कूल लगता है। ये सुनकर मोंक कहता है, नहीं 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 नहीं। जागरू कहता है, तुम मो किलिन के ब्लड लाइन को उस तरह की चीज से कैसे कंपेयर कर सकते हो? चलो छोड़ो, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। असल में हमारे ईस्ट में हमेशा से एक गार्डियंस का ग्रुप रहा है और उन सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उन्हें एंशिएंट टाइम से इनहेरिटेंस में मिली है, जो कि हमारे ईस्टर्न होली लैंड को इविल स्पिरिट्स और बाहरी दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना है। और ये गार्डियंस 12 हीरोइक वॉरियर्स है जो दी 12 अर्थली ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी क्वियू कहता है, एक मिनट रुको, ये 12 अर्थली ब्रांचेस क्या है? मोंक का ये सुनकर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और वो कहता है, क्या तुम दी 12 अर्थली ब्रांचेस के बारे में नहीं जानते? लेकिन तुमने दी 12 अर्थली ब्रांचेस के बारे में सुना तो होगा। ये 12 वॉरियर्स 12 ज़ोडिएक साइंस के गार्डियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सुनकर क्वियू कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तो मैं जानता हूँ 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, जब मुझे ये सब पता था, ये सिर्फ रेड बुल और ऐसा ही कुछ है। मोंक कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो। फिर क्वियू मोंक से पूछता है, ये 12 ज़ोडिएक साइंस का मतलब क्या होता है? फिर मोंक बताता है, रेड बुल, टाइगर, ड्रैगन, शिप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर। नहीं नहीं, मोंक चाइनीज रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं बता रहे हैं। ये जो 12 जानवर है यही 12 अर्थली ब्रांचेस हैं। और क्वियू को ये सब सुनकर भी कुछ समझ नहीं आया होता है, तो मोंक क्वियू की शक्ल देखकर कहता है, भूल जाओ मैंने तुम्हें अभी जो कुछ भी समझाया, यूं भी तुम इसे समझ नहीं सकते। बस तुम इतना समझ लो, 12 ज़ोडिएक साइंस 12 गार्डियंस हैं और यही हर वक्त ईस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर क्वियू कहता है, हो तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? मेरा जन्म तो ईयर ऑफ द मंकी में हुआ था।
तुम्हें क्या लगता है मैं इन 12 गार्डियन सेंट्स में से एक हूँ? फिर अपना मोंक जागरू कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं लगता। हर 1000 साल में एक बार दिखने वाले ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स की तलाश करना किस्मत की बात है, और अब तक मैं सिर्फ 3 लोगों से ही मिला हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इन 12 ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स को एक साथ कैसे लाएं। जब ये लोग एक जगह जमा होते हैं और अर्थली ब्रांच को पूरा करते हैं, तब जाकर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश कर सकते हैं और ईस्ट के ट्रू गार्डियंस बन सकते हैं। जब जाकर उन्हें 12 पैट्रन सेंट्स एक्सेप्ट किया जाता है, और एक लीडर भी है जिसकी जिम्मेदारी है सभी ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स को एक जगह इकट्ठा करना, और वो सभी ईस्टर्न गार्डियंस का लीडर भी है। ये सुनकर क्वियू कहता है, तो तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि वो लीडर मैं हूँ जो गार्डियन सेंट्स को कमांड करेगा? क्या मैं सच में वही किलिन हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? फिर मोंक कहता है, हाँ वो तुम ही हो जो मोकिलिन की ब्लड लाइन से है। तुम्हारी बॉडी पर मोकिलिन का पैट्रन साइन ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेकनिंग देने के लिए। ये सुनकर क्वियू कहता है, क्या बकवास है, एक अवेकनिंग? फिर क्वियू इस बारे में थोड़ा सोचता है और कहता है, जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मैं एक किलिन बन जाता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? फिर मोंक कहता है, द किंग ऑफ द ज़ोडिएक होने के नाते तुम 12 ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स के लीडर हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है ईस्ट को प्रोटेक्ट करना। जब कभी ईस्ट में कुछ एबनॉर्मल होता है तो तुम्हें सभी गार्डियन सेंट्स को लीड करते हुए उसे सॉल्व करना होगा। द 12 ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स के अपेयर होने का मतलब है कि ईस्ट के बाहर भी इविल स्पिरिट्स उभर रही है। इसका मतलब ईस्ट का गार्डियन होने के नाते तुम्हें वेस्ट से आने वाले चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर क्वियू धीरे धीरे मोंक की तरफ बढ़ने लगता है और मोंक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, छोटे मोंक मैं बता सकता हूँ तुम एक नेक इंसान हो जिसका एम दुनिया को प्रोटेक्ट करना है। क्वियू के मुंह से ये सब सुनकर मोंक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मोंक कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। हर किसी का अपना फेथ होता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम किलिन की ब्लड लाइन में इंटरेस्टेड हो। फिर क्वियू प्यारी सी स्माइल के साथ मोंक से कहता है, क्योंकि तुम एक अच्छे और दरियादिल इंसान हो तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से जाने की जिद करता हूँ तो तुम मुझे नहीं रोकोगे, है ना? तो फिर मिलेंगे मोंक। और क्वियू वहाँ से भाग रहा होता है। तभी मोंक कहता है, तुम यहाँ से जा रहे हो? क्या तुम किंग ऑफ द ज़ोडिएक नहीं बनना चाहते? ये सुनकर क्वियू कहता है, आखिर कौन किंग ऑफ द ज़ोडिएक बनना चाहता है? हीरो बनना इतना आसान नहीं है और तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे कहे मुताबिक द किंग ऑफ द ज़ोडिएक बन गया तो मुझे जिन एनिमीज का सामना करना होगा वो भी बहुत टेरिफाइंग होंगे। और वैसे भी तुमने कहा था मैं कोई गुंडा मवाली हूँ, और एक गुंडे मवाली के लिए जीने से बढ़कर कुछ नहीं होता। और क्वियू मोंक से यही सब बोलते बोलते थोड़ी ज्यादा दूर पहुंच चुका होता है और अभी भी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और मैंने अभी तक अपनी जिंदगी के मजे नहीं लिए हैं। हालांकि मैंने भी हीरो बनने के सपने देखे हैं, पर मैंने बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ी है और टीवी पर देखा है। एक हीरो बनना आसान नहीं होता। अगर मैं इसे ठीक से नहीं करता हूँ तो मैं अपनी हीरो वाली जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही मर जाऊंगा। इसीलिए मेरा हीरो बनने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस एक छोटा सा इंसान हूँ और मैं कुछ नहीं बनना चाहता। फिर क्वियू अपनी सबसे छोटी उंगली दिखाते हुए मोंक से कहता है, टीवी के उस चीनू मैन की तरह जो अपनी पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, पर यह सिर्फ मेरा एक सपना है। तो अब मुझे परेशान मत करो, मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, हीरो तो दूर की बात है। जो सुनकर मोंक क्वियू से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी इस जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये सुनकर क्वियू रुकते हुए कहता है, ख्वाहिश? हाँ, तो दरअसल मेरी बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। मैं एक बार एक बिग ब्रो से मिला था जो कि एक चेन स्मोकर थे। उन्होंने एक बार कुछ ऐसा कहा था जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। उन्होंने कहा उनकी ख्वाहिश है कि वो पूरे दिन सोते रहें, पैसा इतना हो कि गिनते गिनते हाथ थक जाए, और 2 चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। हॉट लड़कियां रोज मेरे दरवाजे पर आए और मैं उन्हें छेड़ सकूं, और मैं हमेशा हेल्दी रहूं। ये सारी चीजें मिलकर मेरा जीवन आदर्श है। भले ही मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, पर मैं जानता हूँ खुशियां बहुत खूबसूरत होती है पर उन्हें पूरा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं तुमसे कोई फालतू की उम्मीद नहीं रखता हूँ। और ये सब कहकर क्वियू वहाँ से जाने लगता है। तभी मोंक कहता है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी ये सारी ख्वाहिशें इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर क्वियू के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, हो अच्छा, तो मुझे बताओ ये सब कैसे पाया जा सकता है? क्या किलिन बनकर इसे पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो ये मरने से पहले कुछ दिनों का मजा उठाने जैसा होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर मोंक कहता है, असल में तुम्हारी जो कुछ भी ख्वाहिशें हैं वो पावर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पावर हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। ईस्ट में किलिन का स्टेटस एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंट है और तुम्हें जिसका सामना करना है वो जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। इतना सब सुनने के बाद भी क्वियू को कुछ समझ नहीं आया होता है तो मोंक और बताता है, अगर तुम किंग ऑफ द ज़ोडिएक पैट्रन सेंट बन जाते हो तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी सभी गार्डियन सेंट्स की होगी। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, और सबसे बेमिसाल मो किलिन होने की वजह से तुम्हारे पास वो खास एबिलिटीज है जो दूसरे किलिन्स के पास नहीं है। अभी तुम इंटरनल स्टेज ऑफ अवेकनिंग पर इंटर ही कर रहे हो। मैं तुम्हें इलाइटन कर फर्स्ट
अवेकनिंग करने में मदद करता हूँ। एक बार जब तुम्हारी मोकिलिन की ब्लड लाइन फुल्ली अवेकन हो जाएगी तो तुम उसी समय से स्पेशल एबिलिटीज पोजेस कर लोगे। ये सुनकर क्वियू मोंक से कहता है, कैसी एबिलिटीज? ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे इलाइटन करने के बाद एक सुपर मास्टर बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है तो मैं ये बात समझता हूँ। हर काम धीरे धीरे करना पड़ता है, कोई भी आदमी एक बार खाना खाकर मोटा नहीं हो सकता। फिर मोंक कहता है, हाँ ऐसा नहीं होता कि तुम सुपर मास्टर बन जाओ। हाँ पर तुम सही हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रोसेस हर कल्टीवेशन मेथड में होता है। तुम अपना जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी एबिलिटी होगी। मो किलिन के पास एक स्ट्रॉन्ग वाइटिलिटी है जिसे तुम दूसरे किलिन से कंपेयर नहीं कर सकते। भले ही मो किलिन का सिंग काट दिया जाए पर फिर भी वो जिंदा रह सकता है और उसका सिंग दोबारा से ग्रो कर सकता है। ये सुनकर क्वियू कहता है, जो तुमने अभी कहा उसका मतलब क्या है? फिर मोंक बताता है, इसका मतलब है कि जब तक तुम्हारी मो किलिन की ब्लड लाइन फुल्ली अवेकन रहेगी तुम्हारे पास हाइपर रीजनरेशन एबिलिटी होगी। जब तक तुम्हारा सर धड़ से अलग ना हो जाए, भले ही तुम्हारे बाकी पार्ट्स टूट जाए, वो वापस रीजनरेट कर सकते हैं। ये सुनकर क्वियू कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं एक किलिन हूँ या एक कॉकरोच जो बार बार रीजनरेट कर सकता हूँ? फिर मोंक कहता है, ऑफ कोर्स तुम एक किलिन हो और तुम मो किलिन का कंपैरिजन एक कॉकरोच से कैसे कर सकते हो? और इतना ही नहीं, किलिन एक हेवन से डिसेंडेंट हुआ होली साइन है। तुम्हारी ब्लड लाइन अवेकन होने के बाद जो कोई भी तुम्हें ऑफेंड करने की कोशिश करेगा वो फेथ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ये सुनकर क्वियू कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है अगर फ्यूचर में कोई मेरे साथ बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो उसे ही दिक्कत उठानी पड़ेगी? फिर मोंक कहता है, एक तरह से तुम ऐसा समझ सकते हो लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ये सुनकर क्वियू वहां से जाते हुए कहता है, नहीं अभी भी किसी काम का नहीं है। अगर मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन एबिलिटी है तो मैं एक सैंडबैग से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। तो गुड बाय मैं ये नहीं करना चाहता। अब मोंक को आ जाता है गुस्सा और वो रैपिड फायर मोड पर क्वियू से चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। किलिन का इनहेरिटर होने की वजह से तुम्हारे पास नेचुरली किलिन की खास कल्टीवेशन मेथड होगी। तुम हार्ड प्रैक्टिस करोगे तो तुम डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे और तुम्हें ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो तुम एक सैंडबैग कैसे बन जाओगे? ईस्ट के गार्डियंस मुझे डिवाइन मैसेंजर बुलाते हैं और मेरी एबिलिटी बाकी ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स की एबिलिटी अवेकन करना है। और तो और तुम सबसे अलग हो। जब तुम्हारी उम्र 18 से ज्यादा हो जाएगी तो तुम दुनिया में कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को सेंस कर पाऊंगा। और तुम्हारे पास 500 मील्स के अंदर सभी ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स की ब्रेथ को सेंस करने की एबिलिटी भी है। उनमें से कुछ पहले ही अवेकन हो चुके हैं और कुछ को मैंने अवेकन किया है। मैंने 2 साल पहले पूरे देश में सफर किया और अपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए और कंटिन्यूसली ढूंढता रहा। फाइनली जब जाकर मुझे 3 ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स मिले। अगर तुम किलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हो तो वो तुम्हारे प्रोटेक्टर्स बन जाएंगे। और जब तक तुम बाकी 9 ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स को ढूंढ नहीं लेते, ईस्ट में कोई भी परेशानी होती है तो तुम्हें उसे फिलहाल नजरअंदाज कर देना है। सिर्फ तुम्हारी लीडरशिप के अंदर रहकर ही ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश कर सकते हैं, क्योंकि तुम हो द किंग ऑफ दिस ज़ोडिएक। इसीलिए तुम्हें सेफ रखना सबसे इम्पोर्टेंट है और आने वाले कुछ सालों के लिए तुम्हारा काम बहुत आसान है। तुम्हें बस ज़ोडिएक पैट्रन सेंट्स को ढूंढना है और खुद को ट्रेन करना है। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। और ईस्ट में कुछ ऐसी गार्डियन फैमिलीज हैं जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और ये फैमिलीज एक्सट्रीमली पावरफुल है। द किंग ऑफ द ज़ोडिएक होने की वजह से तुम्हें उनसे मदद भी मिलेगी, तो तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी करना बहुत आसान होगा। इतना सब सुनकर क्वियू को पूरे पसीने छूट चुके होते हैं और मोंक तो पूरा हाफ रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो एपोकलिप्स का चैप्टर 2 जल्दी आने वाला है। पर कब आएगा भाई? जब कभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और जॉब से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।